हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एचआर मैनेजमेंट स्टडी में, जहां हम यूजीसी एनटीए नेट और जेआरएफ 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यहां पर हम पेपर कोड नंबर 55 और 17 जो कि लेबर लॉ और मैनेजमेंट के होते हैं के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वन बाय वन क्लियर कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स, आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के मीनिंग्स और ऑब्जेक्टिव्स कि ये क्यों नीड है, इसकी नीड क्यों होती है ऑर्गेनाइजेशन में, और कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्पनसेशन विच आर बेसिक पे, अलाउंसेस, इंसेंटिव्स एंड फ्रिंज बेनिफिट्स। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वेज या सैलरी की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी वर्क या किसी भी जॉब के अगेंस्ट जो मॉनेटरी फॉर्म में हमें बेनिफिट मिलते हैं या जो मनी मिलती है उसे वेज या सैलरी की जाती है, कहा जाता है। इट मीन्स कि किसी भी वर्क के अगेंस्ट जब मनी दी जाती है तो उसको वेज या सैलरी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की प्राइम नीड क्या होती है, मनी होती है। क्यों? क्योंकि उससे वो अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर पर्सन चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न करे जितना कि पॉसिबल हो सकता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसी को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए, इसी पे सिस्टम को डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा कि वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो ये एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ है जिसमें कि क्या इन्वॉल्व है। तो इसमें इन्वॉल्व है डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पे सिस्टम। तो चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इट मीन्स कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन करने की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो क्या होता है, सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव जो है वो यही होता है कि एस्टैब्लिश रेम्यूनरेशन एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फ्रेंड्स, जो भी वेज या सैलरी डिटरमाइन कैसे की जाती है, तो जॉब इवेल्यूएशन से की जाती है। तो जॉब इवेल्यूएशन जब की जाती है तो उसमें उस जो जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो टास्क परफॉर्म करनी है उसकी वर्थ देखी जाती है ना। इट मीन्स उसका रेम्यूनरेशन फिक्स किया जाता है। सो फ्रेंड्स, एस्टैब्लिश इंटरनल इक्विटी एज वेल एज एक्सटर्नल इक्विटी। तो इंटरनल इक्विटी क्या होती है फ्रेंड्स। तो इंटरनल इक्विटी मीन्स कि सपोज करिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 या 4 क्लर्क काम करते हैं या 2 या 4 अकाउंटेंट काम करते हैं। तो वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम होता है, मेंटेन करना कि अगर चारों अकाउंटेंट के जो वर्क हैं वो एक से हैं, है ना, सेम जॉब है तो सिमिलर उनको पे दी जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है सिमिलर वर्क के लिए सिमिलर पे दी जाए, है ना। अब आता है एक्सटर्नल इक्विटी क्या होती है। तो एक्सटर्नल इक्विटी होती है फ्रेंड्स कि सपोज करिए कि एक जो है वो एक्स फर्म है और बाहर बहुत सारी उसकी कॉम्पिटिटर फर्म है वाई जेड ए बी सी डी और वॉट एवर। तो अगर देखा जाए, अगर एक कंपटीशन मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है कि किसी भी अकाउंटेंट की सैलरी सपोज कीजिए 50,000 है, हर इसी के नियर अबाउट होती है हर ऑर्गेनाइजेशन में। तो वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है कि इस चीज़ को मेंटेन करे, इम्प्लीमेंट करे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो एक्स है उसमें भी अकाउंटेंट्स की सैलरी जो है 50,000 के नियर अबाउट ही हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इससे कम हुई तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो छोड़ के जाने का डाउट बना रहता है। ज़्यादा हुई तो कोई बात नहीं, अच्छे से काम करते हैं वो ऑब्जेक्टिव भी आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू गेट बेस्ट टैलेंट आउट ऑफ अवेलेबल टैलेंट पूल विद द साउंड एंड कॉम्पिटेंट वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन।
तो क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो एक बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं। सपोज करिए एक हमने जॉब के लिए हमने ऐड दिया है, तो वहाँ 100 एप्लीकेशंस आ सकती हैं, है ना फ्रेंड्स। तो 100 में से क्या होता है, 10-20 एप्लीकेशंस को लेके बेस्ट एक टैलेंट पूल तैयार किया जाता है और फिर उसमें से बेस्ट टू बेस्ट एम्प्लॉयज़ को चूज़ किया जाता है। तो ये किससे पॉसिबल होगा, सबसे बेसिक जो है, सबसे अच्छा बंदा है वो काम करने के लिए क्यों रेडी होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज ऑफ गुड सैलरी या गुड वेजेस। ठीक है फ्रेंड्स। देन है इसके बाद है टू एनहांस प्रोडक्टिविटी और एंड मॉरल ऑफ द एम्प्लॉय। तो किसी भी व्यक्ति का काम करने का बेसिक नीड जो होती है, कोई भी काम क्यों करता है, तो वो काम इसीलिए करता है कि उसके ऑपोजिट या उसके अगेंस्ट उस बंदे को मनी मिले। तो अगर एक अच्छी वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो जो बंदे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो ज़्यादा मॉरली भी सपोर्टिव रहेंगे और दूसरा ये है कि उनकी प्रोडक्टिविटी भी जो है वो एनहांस होती रहेगी, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वो हमें काम करके दे पाएंगे। देन टू एस्टेब्लिश जॉब हायरार्की एंड लाइंस ऑफ प्रमोशन। तो जैसे जैसे पे सिस्टम होता है, भाई सभी को पता है मैनेजर लेवल का जो है वो जो पे सिस्टम है वो ज़्यादा होगा और दूसरा जो लाइन मैनेजर्स होते हैं उनका कम होगा, उसके नीचे सबऑर्डिनेट। तो जॉब हायरार्की बनाने के लिए भी अगर सभी को प्यून से लेके मैनेजर्स तक या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर तक को सेम अगर वेज या सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी तो इसमें हायरार्की तो बनेगी नहीं और कौन काम करेगा। सो जॉब हायरार्की और लाइन ऑफ प्रमोशन भी बनाए रखने के लिए एक गुड वेज और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की नीड होती है ऑर्गेनाइजेशन में। देन टू हैव कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड यूनियंस। अगर हम एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी प्रोवाइड करेंगे फ्रेंड्स, तो उनको क्या होता है, यूनियन को फिर ये नहीं लगता कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ना। तो उनमें एक कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट और यूनियंस बना रहता है। एंड अच्छी सैलरी अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन है तो क्या होगा, कंपनी की जो इमेज है वो बाहर मार्केट में भी अच्छी होगी, वैल्यूएबल होगी। ठीक है ना फ्रेंड्स। सो अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्पेंसेशन। तो किसी भी वेज को या कॉम्पेंसेशन को डिटरमाइन करने के लिए, निर्धारित करने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाती, क्या क्या चीज़ें बेसिकली होती हैं उसमें। तो उसमें होता है फर्स्ट है कि बेसिक पे। सो फ्रेंड्स, बेसिक पे है वो किसी भी पे सिस्टम का या पैकेज का फर्स्ट और फॉरमोस्ट पार्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये किससे डिटरमाइन होता है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये जो है डिटरमाइन होता है जॉब एवेल्यूएशन से। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि अलग अलग जॉब की वर्थ भी अलग होती है। तो बेसिक पे जो है वो निर्धारित कहाँ से की जाती है, कुछ उदाहरण हैं जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एक्सपर्टीज़, कि जिस एक्सपर्ट की हमें नीड है उसकी डिमांड कितनी है। अगर हमारे पास डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, इट मीन्स कि जो बेसिक पे है वो हमें हाई रखनी होगी। और अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड हमारे पास कम है, बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं टैलेंट पूल में, 10 लोग हमने शॉर्ट लिस्टेड कर लिए हैं, तो हम बेसिक पे कम भी रख सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। देन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी क्या है वेज और सैलरी की। तो अगर कॉम्पिटिटर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मान लीजिए कि किसी क्लर्क को या किसी अकाउंटेंट को 50,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो हमें भी उसी के अकॉर्डिंग अपनी बेसिक पे डिटरमाइन करनी पड़ेगी। अगर कम करते हैं तो बंदा आएगा नहीं, एम्प्लॉयज़ आएंगे नहीं, और कम हुई और दूसरी जगह ज़्यादा हुई तो छोड़ के वहाँ जाने की कोशिश करेंगे, उतने मन से काम नहीं करेंगे, और ज़्यादा होगा तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसके बाद में एम्प्लॉयर का जो एटीट्यूड होता है उससे भी सैलरीज डिटरमाइन की जाती हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। सो अब बात करते हैं कि जो फेयर वेज कमेटी थी उन्होंने 3 कॉन्सेप्ट दिए हैं रिलेशन टू बेसिक वेजेस। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, किसने दिए थे, तो फेयर वेज कमेटी ने दिए थे। कॉन्सेप्ट कितने दिए थे, 3 दिए थे। तो ये 3 क्या है, पहला है मिनिमम वेज। मिनिमम वेज में क्या आता है कि
जो वेज के अमाउंट है, जो मनी का अमाउंट है, वो इतना हो कि जो बंदा है वो अपनी और अपने परिवार की इंडिविजुअल नीड को फुलफ़िल कर पाए, है ना, जिसमें कि रोटी कपड़ा मकान इस तरह की जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफ़िल कर पाए। देन आता है फेयर वेज। सो फेयर वेज क्या है? फेयर वेज है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि बेसिक नीड्स के साथ में थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाता है ना। अगर क्या ये भी डिपेंड किस पे करता है? तो ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री की कैपेसिटी पे कि वो कितना ज़्यादा दे सकेगा, बेसिक वेज कितनी ज़्यादा दे सकेगा। इसमें हो सकता है कि एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसको थोड़ी सी वेज ज़्यादा निर्धारित की जा सके, है ना फ्रेंड्स। और अगर मार्केट में वेज ज़्यादा दी जा रही है तो उस हिसाब उसके अकॉर्डिंग वेजेस, बेसिक वेजेस उसको ज़्यादा दी जाती हैं, उसी फेयर वेज कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बेसिक वेज से थोड़ा सा ज़्यादा, लिविंग वेज से थोड़ा सा कम जो है वो बेसिक वेज कहलाती है। लेकिन इसमें एम्प्लॉय की कोई भी अदर जो नीड्स होती हैं जस्ट लाइक इंश्योरेंस वगैरह वो कम फुलफ़िल नहीं हो पाती है ना फ्रेंड्स। देन आता है लिविंग वेज। लिविंग वेज इट मीन्स कि ये जो अमाउंट है ये केवल बेसिक नीड को कंप्लीट नहीं करती, फुलफ़िल नहीं करती, जबकि ये सर्टेन एमिनिटीज़ भी जो नेसेसरी हैं किसी भी वर्कर की वेल बीइंग के लिए उनको भी फुलफ़िल करती है ना फ्रेंड्स। तो अकॉर्डिंग टू फेयर वेजेस कमेटी द लिविंग वेजेस टू प्रोवाइड हिमसेल्फ इट मीन्स एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की फैमिली को केवल एसेंशियल्स जो होते हैं फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर ही नहीं देती, इसके अलावा फ्रूगल कंफर्ट इट मीन्स कि इकोनॉमिकल कंफर्ट जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस है, अदर इंश्योरेंस है ना, और बच्चों की एजुकेशन है, और रिक्वायरमेंट ऑफ एसेंशियल सोशल नीड, अगर जो भी दूसरी सोशल नीड्स हैं उनको भी पूरा करने के लिए देती हैं। फिर मेजर ऑफ इंश्योरेंस भी देती हैं, और इस तरह के और भी कई सारे की भाई सुपर एनुएशन पे एज पे पीएफ वगैरह देंगे, ग्रेजुएटी देंगे, ये जो है वो लिविंग वेज में आता है। देन है फ्रेंड्स अलाउंसेस। तो अलाउंसेस में क्या होता है? डियरनेस अलाउंसेस इज गिवन टू प्रोटेक्ट द सैलरी फ्रॉम इन्फ्लेशन। तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि मार्केट जो है वो इन्फ्लेशन से भरा हुआ है, कब अप हो जाए कब डाउन हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं रहता। तो जो कह सकते हैं वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो क्या करता है कि सैलरी के अलावा अलाउंसेस भी देता है, ताकि कुछ भाग जो है वो जो एम्प्लॉय है वो बचत करके रख सके और उसकी दूसरी जो नीड्स हैं वो भी फुलफ़िल हो सकें। तो अंडर सेक्शन ऑफ मिनिमम वेजेस, याद रखिएगा फ्रेंड्स, अंडर सेक्शन 3 ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस। ठीक है फ्रेंड्स, अलाउंसेस कैसे, ये जो अलाउंसेस हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं ये कैसे डिस्क्राइब किए गए हैं? तो ये किए गए हैं एज कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस। तो ये अलग अलग मेथड्स यूज्ड की जाती हैं कैलकुलेट करने के लिए डियरनेस अलाउंसेस को। फर्स्ट है फ्लैट रेट, कि सभी को एक जैसा, कि मान लीजिए कि 10 बेसिक वेज का 10% दिया जाएगा डियरनेस अलाउंसेस, है ना। तो अगर 50,000 सैलरी तो 5,000 आपका अलाउंसेस हुए, इस तरह से ये फ्लैट रेट कहलाता है ना फ्रेंड्स। पहले जो था स्टार्टिंग में, बहुत स्टार्टिंग में सबसे पहले ये जूट, कॉटन और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में, जो कि पश्चिम बंगाल की इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ और जूट कॉटन इंडस्ट्रीज़ होती थी वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता था। देन है ग्रेजुएट स्केल। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि डियरनेस अलाउंस जो है वो अलग अलग स्लैब को अलग अलग दिया जाता है। सीधी सी बात है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि ग्रेजुएट स्केल की मैनेजरियल लेवल को 15% दिया जाएगा, 30% दिया जाएगा, 80% वॉट एवर जितना दिया जाएगा। एम्प्लॉय लेवल को 50% दिया जाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर जो और उससे भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनको 60%, 70% दिया जाएगा। इस तरह से अलग अलग स्लैब के लिए अलग अलग स्केल्स होती हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, जिसकी पे जितनी ज़्यादा होगी उसका जो है वो डियरनेस अलाउंस उतना बढ़ता जाएगा। फिर है इंडेक्स बेस्ड डियरनेस अलाउंस। तो फ्रेंड्स ये जो है
मेथड, वो मेथड कहाँ पर एप्लीकेबल है, तो ये है कॉटन मिल्स ऑफ मुंबई एंड चेन्नई में, और इसी के साथ में कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में भी एप्लीकेबल है। तो इस मेथड में क्या किया जाता है, इस मेथड में फ्रेंड्स फ्लैट रेट पर पॉइंट ऑफ इंडेक्स प्रिस्क्राइब किया जाता है। इट मीन्स कि इस मेथड में एक पॉइंट डिसाइड कर लिया जाता है कि इस साल जो है वो अलाउंसेस 15% दिए जाएंगे या हम अलाउंसेस 15% देंगे। यहाँ पे पे स्केल से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसमें सभी को सेम ही डीएनएस अलाउंस पे किया जाता है, ना कोई ज़्यादा ना किसी को कम। देन बात करते हैं फ्रेंड्स डीएनएस अलाउंस लिंक्ड टू द इंडेक्स एंड पे स्केल से। तो अब जैसे कि इंडेक्स बेस्ड डीएनएस अलाउंसेस था फ्रेंड्स, इसे ऐसे जो है जो इंडेक्स और पे स्केल से रिलेटेड होती हैं, लिंक होती हैं, उनका कैसा होता है सिंपल, कि जहाँ पे स्केल मतलब ये ऑपोजिट इनवर्स कनेक्शन है इसका, कि पे स्केल अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर अलाउंसेस कम होंगे, और जहाँ पर पे स्केल कम है वहाँ पर अलाउंसेस ज़्यादा दिए जाएंगे, ताकि एक इक्विटी को मेंटेन किया जा सके, ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसके अलावा इसमें हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाता है परसेंटेज के बेसिक पे, कि जैसे गवर्नमेंट में एक है फॉर एग्जांपल 30% बेसिक पे का हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। फिर सिटी का कंपेंसेंट्री अलाउंस होता है, जहाँ पर मेट्रो सिटीज़, जहाँ पर बिग सिटीज़ है, जहाँ पर लिविंग जो है वो सिंपल नहीं होती, जहाँ थोड़ा सा हाई होती है, जहाँ हाउस रेंट ज़्यादा होते हैं और दूसरी सभी चीज़ों के भी जो कॉस्ट्स हैं वो सब भी ज़्यादा होती, तो वहाँ पर सिटी कंपेंसेंट्री अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। फिर कन्वेंस अलाउंस भी दिए जाते हैं। तो ये भी अकॉर्डिंग टू डेजिग्नेशन डिपेंड करता है फ्रेंड्स, किसी को ज़्यादा किसी को कम दिए जाते हैं, ताकि जैसे सेल्स पर्सनस हैं उनको, ताकि वो अपना काम ज़्यादा अच्छे से कर सकें। देन फ्रेंड्स है इंसेंटिव्स। तो इंसेंटिव्स क्या होते हैं, इंसेंटिव्स जो है वो बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, कमीशन ऑन सेल्स होता है फ्रेंड्स। तो इंसेंटिव्स जो है वो वेरियस फॉर्म्स में दिया जाता है। बेसिकली दे आर परफॉर्मेंस बेस्ड, है ना, ये तो हम सभी जानते हैं। तो इसी से क्या होता है, स्टार परफॉर्मेंस मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, और इंसेंटिव उनको दिया जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर है फ्रिंज बेनिफिट्स। तो फ्रिंज बेनिफिट्स क्या है, यूजुअली पेड टू सीनियर ऑफिसर्स को दिया जाता है ना, जैसे कि प्रोविडेंट फंड हुआ और पेंशन हुआ, फिर इसके अलावा ग्रेचुइटी हुआ, एनकेजमेंट ऑफ अनलीव्ड। इट मीन्स कि सपोज करिए कि रहता है ना कि इन अ ईयर कोई भी एम्प्लॉय जो है वो 26 डेज़ की लीव ले सकता है, और अगर किसी भी सीनियर ऑफिसर ने 26 डेज़ की लीव ना लेते हुए 20 डेज़ की ही लीव ली है, तो उनको क्या होगा, उस 6 डेज़ की जो उनकी लीव बची है उसको एनकेजमेंट कर दिया जाता है ना फ्रेंड्स। देन है अर्नड लीव, ये तो हो गया है। इसके अलावा कंपनी से कार दी जाती है। फिर ट्रेवल के लिए भी कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं। इसके अलावा और घर भी दिया जा सकता है, कंपनी हाउस भी दिया जा सकता है। फिर